अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा मेडिवल इंडिया का 4th लेक्चर है। जैसे कि हमने कल तक 3 लेक्चर अपलोड कर दिए, तो आज डेट है 19 जून, जिसको हम आज 4th लेक्चर कंडक्ट करेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो 5th लेक्चर होगा। उसके बाद मेडिवल ख़त्म, फिर हम मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मुग़ल एम्पायर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट 3rd लेक्चर में कि दिल्ली सल्तनत के लास्ट में थी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट एम्परर थे वो थे इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी की बाबर के साथ हुई थी पानीपत की फर्स्ट वॉर, जिसमें 1526 में। तो पानीपत की वॉर में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा के मुग़ल एम्पायर की नींव रखी। तो हम अभी वहीं से स्टार्ट करेंगे। मुग़ल एम्पायर बाबर के टाइम पे, जो मुग़ल एम्पायर का टाइम पीरियड माना जाता है मेनली 1526 से 40 तक माना जाता है, और फिर उसके बाद 1555 से 1857 तक। जो ये बीच का टाइम पीरियड है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इस टाइम पीरियड में सू डायनेस्टी ने राज किया। जब इन्होंने जो हुमायूं था, हुमायूं के साथ वॉर हुई थी, हम इसमें स्टडी करेंगे। तो ये टाइम पीरियड इसलिए टाइम गैप है। और मोस्टली जो मुग़ल पीरियड है अगर देखें तो 1857 तक चला, बट जो मुग़ल वर्चस्व था वो 1757 बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर 1764 के साथ ख़त्म हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं जो मुग़ल पीरियड बाबर के बारे में। जो फर्स्ट मुग़ल एम्परर था बाबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हमने पढ़ा कि ये पानीपत की फर्स्ट जो वॉर हुई थी उसमें इब्राहिम खां लोधी को हराने के बाद बाबर ने मुग़ल एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। और जो बाबर था, अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो जो तिमूर थे, जो अगर फादर साइड से इसको देखें तो वो तिमूर से बिलोंग करता था बाबर। तिमूर हमने पढ़ा था जो 30, 98, 99 में जिन्होंने आक्रमण किया था, वो तिमूर इनके फादर से। अगर देखें मदर साइड से तो ये था गेंगीज खां की तरफ से, तो मदर से बिलोंग करता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। जो बाबर ने अपने टाइम पीरियड में मोस्टली 4 बैटल्स लड़ी। तो हम इनका क्रोनोलॉजिकल वाइज इसका ऑर्डर देखेंगे कि लाइक 1526 में बाबर ने जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, बैटल ऑफ पानीपत, जो फर्स्ट बैटल थी पानीपत की, वो हुई थी बाबर और लोधी के बीच में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच में। ठीक है, इसमें बाबर जीत गया था और लोधी को हरा दिया था, जैसे हमने पढ़ा। जो 27 में भी, 1528, हर साल इन्होंने एक बैटल लड़ी, और 1529 में भी। ठीक है, और जो सेकंड बैटल इन्होंने लड़ी थी 1527 में, ये लड़ी इन्होंने बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा हुई थी बाबर वर्सेस राणा सांगा। आप इन बैटल को बड़े ध्यान से याद रख लेना, क्योंकि ये बैटल पूछी जाती है कि ये कौन कौन सी किसके साथ बैटल हुई थी। उसके बाद जो बैटल हुई थी चंदेरी, ठीक है, ये हुई थी बाबर वर्सेस मेदिनी रॉय। जो मेदिनी राय थे मोस्टली वो एलाय थे इनके राणा सांगा के, एलाय ऑफ राणा सांगा। ठीक है, तो इनका बदला लेने के लिए इन्होंने ये बैटल जीती थी। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी, इसमें भी बाबर जीता था। और जो लास्ट जो 4th बैटल थी वो लड़ी थी इन्होंने घाघरा।
की बैटल हुई थी, बाबर वर्सेस मोहम्मद लोदी। मोहम्मद लोदी कौन थे? मोहम्मद लोदी थे जो इब्राहिम लोदी हमने पढ़ा, इब्राहिम लोदी के अंकल थे इब्राहिम लोदी के। ठीक है, ये बाबर के टाइम की 4 बैटल्स हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, और बाबर के बारे में डिस्कस करें तो बाबर ने एक पॉलिसी वो की थी, तुगलुमा एंड फ्लैंकिंग पार्टी स्कीम। ये क्या स्कीम होती थी? ये सेना को, अपनी सेना को एक प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करना था, जिसमें क्या होता था, एक कोकोनट शेप उनको दी जाती थी। जैसे जो स्ट्रॉन्ग आर्मी होती थी उनको फ्रंट में, उनको कवर रीजन में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आर्मी रखी जाती थी, ये स्ट्रॉन्ग, और जो बीच में जैसे कोकोनट वो होता है, तो बीच में जो वीक पोर्शन होता था, इस प्लान के थ्रू बाबर ने अपनी आर्मी को स्टैब्लिश करके वो वॉर में हिस्सा लेते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, तुगलुमा एंड फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम बाबर ने अडॉप्ट किया था। और बाबर जो फर्स्ट था जिसने गन पाउडर और आर्टिलरी का यूज करना इंडिया में स्टार्ट किया था। बाबर फर्स्ट था जिसने गन पाउडर, फर्स्ट मुगल था गन पाउडर और आर्टिलरीज यानी कि वेपन, जिन्होंने वेपन का जो गन पाउडर और वेपन का आर्टिलरीज का इस्तेमाल फर्स्ट मुगल था जिसने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको ध्यान रखना। और इन्होंने जो एक बुक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जो बंदा खुद अपनी बारे में लिखता है उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, जिसका नाम दिया था इन्होंने तुजुक ए बाबरी। ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी बाबर ने? टर्की लैंग्वेज में। और इसके बाद इसको 2 लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, एक किया गया पर्शियन लैंग्वेज में और दूसरा इंग्लिश में। जो पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया बाबर की, तो उसको बोला गया बाबरनामा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आ जाता है कि बाबरनामा किसने लिखा था? तो बाबरनामा लिखा था अबूर रहीम खन्ने खां। ठीक है, बाबरनामा लिखा था अबूर रहीम खन्ने खां। ठीक है, अगर पूछे कि तुजुके बाबरी, जो बाबर की बायोग्राफी थी, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किसने किया था? इंग्लिश में कन्वर्ट किया था मैडम बेब्रिज ने। मैडम बेब्रिज, याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं करवा रहा हूँ इस टाइम पे, जो बाबर के मोस्टली क्वेश्चंस आए भी हुए हैं और इनमें क्वेश्चन बन भी सकता है। ठीक है, ये ऑल एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। और मैं बाबर की लास्ट में बात करूं तो इनके 1530 में आगरा में डेथ हो गई थी। ठीक है, तो जो बाबर का टाइम पीरियड रहा वो रहा 1526 से 1530 तक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकंड एम्परर, सेकंड रूलर जो थे हुमायूं।
बाबर के बेटे थे हुमायूं, जो थे सेकंड रूलर ऑफ मुगल। ठीक है, जो इनका टाइम पीरियड है वो है 1530 से 40 तक, और उसके बाद 1555 से 56 तक। बताऊंगा कैसे इनका दोनों का टाइम पीरियड कैसे वेरी करता है यहाँ पे, क्या हुआ था इनके साथ। तो ये बाबर के बेटे थे, बाबर के बाद गद्दी पे बैठे हुमायूं। ठीक है, इन्होंने अपने लाइफ टाइम पे दो इम्पोर्टेंट वॉर लड़ी। एक थी फर्स्ट बैटल जो इन्होंने लड़ी थी 1539 में, और दूसरी बैटल लड़ी 1540 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर। ये दोनों बैटल इन्होंने शेरशाह सूरी, जो एक अफगान था, उनके साथ लड़ी थी। जो पहली बैटल है इनको बोला जाता है बैटल ऑफ चौसा, इंपॉर्टेंट बैटल है, याद रखना। और दूसरी बैटल को बोला जाता है जो हुआ था कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज। और एक बैटल ऑफ बिलग्राम जिनको बोला जाता है, जो कहते हैं ना बिलग्राम का युद्ध किसके और किसके बीच में होता है, बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम। ये दोनों बैटल हुई थी हुमायूं की शेरशाह सूरी के साथ। ठीक है, जो फर्स्ट बैटल थी चौसा की, वो भी शेरशाह सूरी जीता था, बट बाबर उस टाइम पे बच गया था, और हुमायूं उस टाइम पे बच गया था। और जो सेकंड बैटल थी कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, ये भी शेरशाह सूरी ने ही जीता था। शेरशाह सूरी ने इसको जीतने के बाद स्टैब्लिश की सूरी डायनेस्टी। ठीक है, सूरी डायनेस्टी। इसके बाद जो हुमायूं था वो ईरान की तरफ ईरान भाग गया था, और हुमायूं ने जब शेरशाह सूरी की डेथ हो गई 1545 में इनकी डेथ हो गई, और कुछ टाइम बाद इनके जो जो डेस्केडेंट थे इनके, वो वीक थे। तो बाबर ने, हुमायूं ने दोबारा आक्रमण किया 55 में, और दोबारा इन्वेड करके जो एम्पायर पे कब्जा कर लिया। तो दोबारा एक बार 55 से 56 तक भी है वहाँ पे एम्परर रहा। और 55-6 में बात करूं, इनकी डेथ हो गई थी। जो हुमायूं थे वो डाइड हो गया स्टेयर से गिर के। जो स्टेयर्स थी इनकी लाइब्रेरी की, क्वेश्चन आ जाता है कि जो हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी, स्टेयर से गिर के। जो लाइब्रेरी की स्टेयर्स थी उनसे गिरने के बाद इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। और इनकी जो बायोग्राफी है हुमायूं नामा, जो इनकी बायोग्राफी है हुमायूं नामा, वो किन्होंने लिखी थी, वो लिखी थी इनकी सिस्टर ने, गुलबदन बेगम। याद रखना, क्वेश्चन में आ जाता है कि जो हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की सिस्टर थी। ठीक है, और इन्होंने एक सिटी का निर्माण करवाया था बैंक ऑफ यमुना पे। उस सिटी का नाम है दीन पनाह। यमुना के बैंक पे दीनपना नाम की सिटी का निर्माण करवाया था हुमायूं ने। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि सूरी डायनेस्टी की नींव रखी 1540 में शेरशाह सूरी ने। ठीक है, अब हम थोड़ा सा शेरशाह सूरी के बारे में देखेंगे, जो सूर एम्पायर था। शेरशाह सूरी एक, अगर इनके बैकग्राउंड की बात करूं,
तो शेरशाह सूरी भी बहुत काबिल एम्परर थे। इन्होंने हुमायूं को हराया और मुग़ल एम्पायर पे कब्जा कर लिया। इन्होंने बहुत सारे रीजन जीते, जैसे रीजन कॉन्क्वायर किए थे उनमें मालवा, रणथंबोर जो राजस्थान का रीजन माना जाता है मेनली, रणथंबोर, और रायसीना, रायसीन, मेवाड़, चित्तौड़ जिसको चित्तौड़ का किला बोला जाता है ना, चित्तौड़, ये सारे रीजन पे सूरी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे शेरशाह सूरी, इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। और फाइनली शेरशाह सूरी जब वो कॉन्कर करने गए थे कलिंजर को 1455 में, कलिंजर को कॉन्कर करने के वे में थे, तो उसके टाइम इनकी डेथ हो गई थी, उसके टाइम ये मर गए थे। ठीक है, इसके साथ अब जो सूरी डायनेस्टी है उनके जो नेक्स्ट सक्सेसर्स थे वो आए, बट वो सक्सेसर्स इतने वो वीक सक्सेसर थे, तो इसकी वजह से वो सिस्टम ज़्यादा वो नहीं, जिनकी सूरी डायनेस्टी ज़्यादा नहीं चल पाई, और हुमायूं ने फाइनली उन सक्सेसर पे इम्बेड कर दिया, और इम्बेड करके जो मुग़ल एम्परर था दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, जो सूरी डायनेस्टी की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लैंड पॉलिसीज थी उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सूरी डायनेस्टी की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लैंड पॉलिसीज, इन्होंने कॉइन्स इशू किए थे जिनको बोला जाता था रुपया। ठीक है, और जो वेट्स एंड मेजर्स थे वो इन्होंने स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स करने स्टार्ट कर दिए थे, फिक्स कर दिए थे। और इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड है लाइक ग्रेन ट्रंक रोड, जीटी रोड, जिसको जीटी रोड बोला जाता है, और इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी बोला जाता है, जो अमृतसर से दिल्ली की तरफ जाती है। अब आजकल इसको NH44 के नाम से जाना जाता है, जीटी रोड, NH44। पहले ये नेशनल हाईवे 1 था, आजकल जीटी रोड NH44 के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था कि जो लोकल क्राइम्स हो रहे हैं, लोकल क्राइम को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही देखेगी। ठीक है, ये इन्होंने प्रिंसिपल किए थे। और जो लैंड टैक्स था इनके यहाँ पे, जो लैंड टैक्स था वो 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस लैंड टैक्स पे करना पड़ता था। और इन्होंने जो जिम्मेदार थे बीच में, जिम्मेदार को हटा दिया था, और डायरेक्टली जिम्मेदार को हटा दिया था, और डायरेक्टली जो था टैक्स वसूल गवर्नमेंट डायरेक्टली किया करती थी। इन्होंने दिल्ली का एक फेमस किला बनवाया, जिसको किला था वो पुराना किला भी बोलते थे, जिसको पुराना किला। पुराना किले का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, और लास्ट में ये बरीड हुए थे सासाराम में। सासाराम सिटी है बिहार में, वहां पे इनको बरीड किया गया था। ठीक है, और जो मैंने डिस्कस किया था कि सूरी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी के बाद शेरशाह सूरी की डेथ हुई 1545 में। इसके बाद जो इनके सक्सेसर आए वो वीक थे, उनका नाम था इस्लाम शाह। जो दूसरे सक्सेसर थे सूरी के बाद, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देता हूँ, इस्लाम शाह। एक वीक सक्सेसर थे। इनके बाद आए मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद
आदिल शाह, ठीक है। और मोहम्मद आदिल शाह के टाइम ही हुमायूं ने दोबारा इन्वेड किया था 1555 में, और मोहम्मद शाह आदिल को हरा के मुगल एम्पायर पे दोबारा से अपना वर्चस्व जमा लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम थर्ड एम्परर के बारे में इनके पढ़ेंगे जो हुमायूं के बाद आए, वो थे अकबर, अकबर द ग्रेट जिनको बोला जाता है। जो अकबर थे, अकबर को मुगल एम्पायर का रियल फाउंडर बोला जाता है अकबर को, बिकॉज जो अकबर की पॉलिसीज थी वो भी बहुत सेकुलर थी। सेकुलर यानी कि उसने प्रॉपर कोई भी धर्म को, लाइक मुस्लिम धर्म को ज़्यादा वो नहीं किया, उन्होंने हर धर्मों के लोगों को अपने राज्य में एम्प्लॉयमेंट भी दिया, इसलिए जो उनकी पॉलिसीज थी सेकुलर थी, और उन्होंने बहुत सारे रीजन्स कॉन्कर करके मोस्टली पूरे एरिया पे कब्जा किया था, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं अकबर, जो हमारे थर्ड एम्परर थे। अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से 1605 तक। इनको अकबर द महान भी बोला जाता है, ठीक है। जो अकबर 14 साल की एज में, जब ये 14 साल के थे, तो इन्होंने बैटल लड़ी थी विद द हेल्प ऑफ, इनके गवर्नर थे बैरम खान, जो इनकी तरफ से लड़ रहे थे। इन्होंने पानीपत की सेकंड वॉर जो 1556 में हुई थी, पानीपत की सेकंड वॉर, ठीक है। इन्होंने पानीपत की जो सेकंड वॉर लड़ी थी वो 1556 में लड़ी थी, जो हुई थी अकबर के बीच में और हेमू के बीच में, अकबर वर्सेस हेमू। अच्छा, तो जो अकबर था उनकी तरफ से फाइट किसने की थी? बैरम खान, जो उनके गवर्नर थे उस टाइम पे, जो उनके सेना के प्रमुख थे, बैरम खान ने की थी। और जो हेमू, हेमू कौन था? जो अभी हमने पढ़ा कि सूरी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। मोहम्मद आदिल शाह का जर्नल था, जो मोहम्मद आदिल शाह थे उनका जर्नल था हेमू। हेमू के बीच में और अकबर के बीच में थी। अकबर उस टाइम पे ये पानीपत की सेकंड वॉर जीते और इन्होंने मुगल एम्पायर को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। अकबर पूरे नॉर्थ इंडिया को जीतना चाहते थे और पूरे राजपूत को कॉन्कर करना ही इनका मोटो था। बट जैसे उनको राजपूत को कॉन्कर करना चाहते थे और राजपूत को कॉन्कर करने के बाद वो अपने क्या करते थे, उनको अपने राज्य में उनके साथ अलायंस कर लेते थे और जो राज्य में उनको पोजीशन देते थे जो मुगल एम्पायर की सर्विस के लिए, वो नोबल्स के बराबर उनको रखा जाता था। यानी कि वो राजपूत को जिसको भी कॉन्कर करते थे उसको वो मुगल सर्विस के लिए अपॉइंट कर लेते थे एज ए नोबल, ठीक है। बट एक राजपूत थे जिन्होंने उनकी जो रिकॉग्नाइजेशन नहीं की, जिन्होंने उनकी सत्ता को नहीं माना, वो थे मेवाड़ के राजा राणा सांगा, ठीक है। इन्होंने जैसे राजपूत के साथ क्या किए थे, राजपूतों को कॉन्कर करने की कोशिश की और मुगल सर्विस में ये उनको ऐड कर लेते थे। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ये मुगल सर्विसेज में ऐड कर लेते थे उनको, जो राजपूत थे उनको कॉन्कर करके, और मुगल सर्विस में उनको नोबल्स के बराबर उनको जो पोजीशन दी जाती थी। और राजपूतों को इन्होंने कॉन्कर करने के लिए एक और तरीका अपनाया था। इन्होंने जो मैरिज की थी अजमेर के राजा, जो अजमेर का किंग था, उसकी जो डॉटर थी
उनका नाम है हरक्खा बाई। हरक्खा बाई। हरक्खा बाई के साथ इन्होंने जो मैरिज की थी, और मैरिज के साथ जो इनके रिलेशन थे अजमेर के साथ बहुत अच्छे हो गए थे। फिर इनको महान इसलिए कहा जाता है, उसके बाद इन्होंने राजपूतों के खिलाफ इम्प्लीमेंट लगाना, राजपूतों के खिलाफ ही यूज़ करना स्टार्ट किया। कैसे? जैसे मोस्ट ऑफ राजपूत थे, उन्होंने मुगल की सुप्रीमेसी उस टाइम पे मान ली थी। बट जो एक थे जो थे महाराणा प्रताप, और उनका बेटा था अमर सिंह। महाराणा प्रताप और अमर सिंह जो उनका बेटा था, उसने सुप्रीमेसी मानने से मना कर दिया। तो महाराणा प्रताप के साथ इनकी बैटल हुई फिर 1576 में, जो फेमस बैटल है जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ हल्दीघाटी। आप याद रखना, ये बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई थी, वो किसके बीच में हुई थी? वो हुई थी बाबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो बाबर की तरफ से कौन लड़ा था? बाबर की तरफ से लड़ा था मानसिंह। जो मानसिंह था वो था आमेर से, जिनके राजा की पुत्री के साथ इनकी शादी हुई थी। आमेर के साथ लड़ा था महाराणा प्रताप के साथ। बट फाइनली महाराणा प्रताप हार गए, बट उन्होंने हार मानने से मना कर दिया, और लास्ट में उन्होंने मानसिंह जीत गया और महाराणा प्रताप को मार दिया। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने जो महाराणा प्रताप का एरिया था उन पे कब्जा कर लिया। जो अकबर थे उन्होंने कुछ और इम्पोर्टेंट काम किए, जैसे इन्होंने एक रिलीजन चलाया था दीने इलाही। ये एक रिलीजन की शुरुआत की थी। जैसे उस टाइम पे क्या था कि एक ऑर्थोडॉक्सी फैल गई थी, कि बहुत सारे रिलीजन को लेके एक ऑर्थोडॉक्सी थी। उस ऑर्थोडॉक्सी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक रिलीजन चलाया दीने इलाही, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक इक्वल डेजिग्नेशन इन्होंने दिया और अलाउ किया। बट बहुत सारे इन्होंने रिलीजियस लीडर्स ने इनका इस टाइम पे विरोध भी किया। ठीक है, और जो अकबर की पॉलिसीज़ थी, सोशल पॉलिसीज़, वो सेकुलर थी। जो इनके दरबार में नॉवेल्स वगैरह थे तो वो डिफरेंट रिलीजन्स को बिलोंग करते थे। और इवन कि जो इनका मेन एम्प्लॉय था बीरबल, जिनके बारे में हम सबने सुना है बीरबल, वो भी एक हिंदू थे। ठीक है, अकबर ने कुछ सिटीज़ निर्माण करवाई, जिसमें इम्पोर्टेंट है अकबर ने कुछ सिटीज़ कंस्ट्रक्शन की थी, लाइक फतेहपुर सिकरी। जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने किया था, और आगरा फोर्ट का निर्माण भी अकबर ने किया था। लाहौर फोर्ट और इलाहाबाद फोर्ट, इनका निर्माण भी अकबर ने ही किया था। और हिमाऊ टॉम्ब किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अकबर के टाइम पीरियड पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके राज में एक नवरत्नाज होते थे, यानी कि जिनको 9 जेवल्स ऑफ द अकबर भी कहा जाता है। उन 9 रत्नों के बारे में जान लो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आ जाता है कि ये अकबर के राज के नवरत्न हैं या नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, और उनकी वो भी देख लेना उनका क्या काम था उनके राज में। तो 9 जेवल्स ऑफ अकबर। ठीक है, फर्स्ट थे बीरबल उनके राज में थे एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और सेकंड थे अबुल फजल एक स्कॉलर थे,
और एक स्टेट्समैन भी थे। तीसरे थे फैजी अबुल फजल के ब्रदर थे, ये भी स्कॉलर और स्टेट्समैन थे। चौथे हैं हमारे टोडरमल के ऊपर क्वेश्चन आया कि ये अकबर के नवरत्न में क्या थे। ये थे फाइनेंस मिनिस्टर। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। तो ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और फिफ्थ है हमारे भगवान दास, ये मनसबदार थे। और सिक्स्थ है मानसिंह अभी हमने डिस्कस किया कि जिन्होंने बैटल लड़ी थी महाराणा प्रताप के साथ, ये भी मनसबदार थे। मनसबदार कौन होते हैं? जो मिलिट्री कमांडर होते हैं, जो एक सेना की टुकड़ी को संभालते हैं। और उसके बाद सेवंथ तानसेन एक म्यूजिशियन थे, बहुत ही अच्छा फेमस नाम है इनका। और 8th नंबर पे बात करेंगे अब्दुल रहीम खन्ने खां, ये भी एक इनके पोइट थे, हिंदी पोइट थे ये। और लास्ट मुल्ला दो प्याजा, नॉट पनीर दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, तो ये थे 9 जेवल्स ऑफ अकबर। ध्यान से याद कर लेना, ये लिस्ट में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो अकबर के टाइम को बिलोंग करते हैं, लाइक जो तुलसीदास की रामचरितमानस थी, जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, रामचरितमानस। ठीक है, ये इस टाइम पे लाइव हुई थी, इसके टाइम पे लाइव की गई थी। और जो पर्शियन लैंग्वेज थी, अब जो यहाँ पे अकबर के टाइम पे मुगल की जो लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन लैंग्वेज इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है, और अकबर के बाद उनके बेटे सलीम एम्परर बने, उनके सलीम, जिनको जहांगीर भी बोला जाता है। उनकी स्टोरी ऐसे है कि अकबर के कोई संतान नहीं थी काफ़ी टाइम तक। तो एक महान संत जिनका नाम है, सूफी संत है ये, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती ने उनको आशीर्वाद दिया और उनके घर बेटा पैदा हुआ, तो उन्होंने उनका नाम रखा सलीम को शेखू बाबा भी के नाम से भी जाना जाता है और जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो थे हमारे अकबर के बाद 4th एम्परर, जो मुगल डायनेस्टी पे जिन्होंने राज किया, वो थे जहांगीर। जहांगीर का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1605 से 1627। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम जहांगीर के बारे में जानेंगे कि इनको जो फेमस थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, ये अपनी जो स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ जस्टिस के लिए फेमस थे। यानी कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जस्टिस को बहुत ही स्ट्रिक्टली लिया जाता था, तो ये अपनी स्ट्रिक्ट जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेमस थे। और इन्होंने एक चीज़ का निर्माण करवाया था जो है जंजीर
जंजीरे अदल का निर्माण करवाया था, जिसको बोला जाता है चेन ऑफ जस्टिस। ठीक है, क्योंकि ये जस्टिस के रिगार्डिंग इनकी पॉलिसीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, इसलिए जहांगीर को जस्टिस बोला। और इनके जो अदर नेम थे वो हमने डिस्कस किए, शेखो बाबा और सलीम के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब आते हैं इनकी मैरिज लाइफ पे। इन्होंने 2 शादियां की थी। जो फर्स्ट शादी की थी वो थी, इनकी फर्स्ट बेगम थी मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा कौन थी? मेहरुन्निसा अफगान शेर शाह की, सूरी अफगान की वाइफ थी, और उनकी विडो के साथ इन्होंने शादी की थी और उनको टाइटल दिया था नूर जहां। नूर जहां, सारे जहां का नूर। ठीक है, और इनके नाम पे कुछ कॉइन्स भी इशू किए थे उन्होंने उस टाइम पे। और सेकंड मैरिज हुई थी इनकी जोधाबाई से। ठीक है, और इनके टाइम पीरियड पे जो ब्रिटिश थे 1608 में जो ब्रिटिश कैप्टन था विलियम हॉकिंस 1608 में वो जहांगीर के दरबार में आया था परमिशन मांगने, लाइक ट्रेड वगैरह की। तो उनको जहांगीर ने 400 मनसब्स दे दिए थे। और उसके बाद सेकंड टाइम जो इनका 1650 में सर थॉमस रॉय आया, जो एक ब्रिटिश था। तो स्टार्टिंग में तो इनको परमिशन देने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी की, बट फाइनली इनको ट्रेड की परमिशन मिल गई और इन्होंने सूरत में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली। ठीक है, तो जहांगीर को एक जोधाबाई के यहाँ से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था शाहजहां। तो जहांगीर के बाद गद्दी पे बैठा शाहजहां। जिसका टाइम पीरियड है 1627 से 58 तक। शाहजहां फेमस था अपनी डेक्कन पॉलिसी के लिए। डेक्कन पॉलिसी में क्या था कि जिस टाइम पे शाहजहां को एम्परर बनाया गया, उस टाइम पे डेक्कन में और बुंदेलखंड में रिवोल्ट चल रहा था। तो इसने जो बुंदेलखंड और डेक्कन के रिवोल्ट को इस पॉलिसी से हैंडल किया था। बुंदेलखंड में और डेक्कन में एक रिवोल्ट चल रहा था उस टाइम पे। इसने बड़े ही मतलब बहुत ही कूटनीति से इन दोनों रिवोल्ट्स को हैंडल किया और इस पॉलिसी को इसकी डेक्कन पॉलिसी बोला जाता है। और शाहजहां ने 1631 में लाइक इनकी 3 साल बाद जो इनकी वाइफ थी मुमताज महल इनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? ताजमहल का, जो इंडिया में सबसे फर्स्ट जो ऐतिहासिक चीज़ हमारी मानी जाती है, जिसका बहुत मुगल टाइम की एक बहुत ही रिकॉग्नाइज चीज़ माना जाता है। ठीक है, जो 7 अजूबों में एक जो फर्स्ट अजूबा है हमारे इंडिया का, वो इंडिया में है जो एक अजूबा, वो ताजमहल है। और इन्होंने कुछ और चीज़ें भी निर्माण करवाई इसके साथ साथ, लाइक रेड फोर्ट का निर्माण करवाया। जो दिल्ली का रेड फोर्ट है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। और जामा मस्जिद, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, उसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था।
जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो शाहजहां के बारे में हमने पढ़ा। इनके टाइम पे इन्होंने कुछ पोर्टुगीज थे उनको भी डिफीट किया था लाइक, और कुछ और डायनेस्टी थी जिन पे इन्होंने मुगल सॉवरेनिटी कायम कर ली थी। इन्होंने 1631 to 32 में पोर्टुगीज को डिफीट किया था। ठीक है, और कुछ डायनेस्टी थी लाइक अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, इन तीनों रीजन पे इन्होंने मुगल वर्चस्व यानी कि मुगल सॉवरेनिटी कायम कर दी थी। तो शाहजहां के बाद उनके बेटे औरंगजेब को दिल्ली की गद्दी पे बिठाया गया। औरंगजेब मुगल डायनेस्टी के लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर थे। इसके बाद लेटर मुगल्स आए जिनकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिफ्थ रूलर जो हमने पढ़ने हैं औरंगजेब। जो औरंगजेब का टाइम पीरियड रहा वो रहा 1658 से 1707 तक। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब ने जो दिल्ली का क्राउन, जैसे ही दिल्ली की गद्दी पे बैठे तो इन्होंने एक टाइटल लिया आलमगीर का, को आलमगीर भी बोला जाता है इसीलिए। ठीक है, और इनके टाइम पे रिवॉल्ट्स फेमस है। इनके टाइम से रिवॉल्ट्स हुए बहुत सारे, क्योंकि जो औरंगजेब की पॉलिसीज़ थी वो पॉलिसीज़ अप टू मार्क नहीं थी। जिन पॉलिसी ने बहुत सारे रीजनल जो थे पावर्स उनको इन्होंने परेशान किया और उन्होंने रिवॉल्ट किया। तो कुछ रिवॉल्ट्स हुए थे, मैं उनके नाम आपको डिस्कस कर लेता हूँ। जो नॉर्थ इंडिया में रिवॉल्ट्स हुए थे वो थे मेनली जाट रिवोल्ट। जो जाट रूलर थे चूरामन, उनके साथ इनका ये रिवॉल्ट हुआ था 1669 में। उसके बाद इनका रिवॉल्ट हुआ बुंदेला चीफ, बुंदेलास के साथ वो हुआ था 1671 में। जो बुंदेला चीफ है छत्रसाल जिनके जाट चीफ थे चूरामन, इनके साथ इनका रिवॉल्ट हुआ था। चूरामन के साथ हुआ था इनकी एग्रेरियन पॉलिसीज़ की वजह से, और बुंदेला चीफ थे, बुंदेला चीफ के साथ हुआ था इनकी पॉलिटिकल और रिलीजियस पॉलिसीज़ की वजह थे। तो बुंदेला चीफ थे छत्रसाल। उसके बाद जो इनका रिवॉल्ट हुआ सिख रिवॉल्ट। सिख रिवॉल्ट की बात करूं तो जो गुरु तेग बहादुर थे सिखों के 9th गुरु, सिखों के 9th गुरु को इन्होंने रिलीजियस, जो इनका कारण था वो रिलीजियस ही था कि इन्होंने इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्स किया, बट उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान निछावर कर दी, बट इस्लाम नहीं कबूला। गुरु तेग बहादुर। उनके बाद उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिखों के 10th और लास्ट गुरु थे, उन्होंने इस रिवोल्ट को कंटिन्यू रखा और खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ 1699 में। ठीक है, और 1707 में इनके असैसिनेट के बाद बंदा बहादुर, जो गुरु का परम डिसिपल था, उसने इस रिवोल्ट को कंटिन्यू रखा
और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बंदा बहादुर था, उसका बचपन का नाम क्या था? उसका बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। और उसके बाद वो उसने संत बनने के बाद उसका नाम चेंज होके हो गया था माधव दास। ठीक है, तो ये दो नाम थे जिनको मोस्टली बोला जाता है बंदा बहादुर के, माधव दास और लक्ष्मण देव। लिख देता हूं यहाँ पे बंदा बहादुर, जो गुरु गोविंद सिंह जी का डिसिपल था, उसके ही नेम है दो, लक्ष्मण देव, और जो वो संत की उपाधि उसने धारण की तो उसके बाद उसका नाम रखा गया माधव दास। ठीक है, और जो फोर्थ रिवोल्ट्स कर रहे थे, फोर्थ पावर थे, वो थे राजपूत। जो राजपूत किंग थे, इन्होंने भी रिवोल्ट किया 1678 के टाइम, जो अजीत सिंह थे वहाँ के किंग। इनका रिवोल्ट करने का कारण था मेवाड़ पे इनका सक्सेशन। हमने देखा कि महाराणा प्रताप को हरा के इन्होंने मेवाड़ पे सक्सेशन कर लिया था, तो ये रीज़न था इनका रिवोल्ट करने का। और जो साउथ में उस टाइम पे रिवोल्ट हुए, साउथ के रिवोल्ट कुछ डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, लाइक बीजापुर का रिवोल्ट, बीजापुर का हुआ था, गोलकांडा का रिवोल्ट, गोलकोंडा, और जो थर्ड इम्पोर्टेंट रिवोल्ट हुआ था वो था मुगल और मराठा रिवोल्ट। मुगल मराठाओं के बीच में बहुत सारी वॉर्स भी हुई थी, और मुगल्स और मराठा रिवोल्ट हम लेक्चर 5th में डिस्कस भी करेंगे अच्छे से कि ये रिवोल्ट्स में क्या क्या हुआ था और कौन कौन मराठा ने कंट्रीब्यूट किया। मराठाओं के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम 5th और लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इनके रिवोल्ट्स के बाद बात करें तो औरंगजेब को कुछ इम्पोर्टेंट नाम से भी बुलाया जाता है। औरंगजेब को बोला जाता था जिंदा पीर के नाम से बुलाया जाता था। और जो औरंगजेब की पॉलिसीज थी वो टुवर्ड मुस्लिम्स अच्छी थी और सेकुलर नहीं थी, वो टुवर्ड्स मुस्लिम थी। वो ज़बरदस्ती लोगों को मुस्लिम बनाता था उस टाइम पे। और इसने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और की थी, जो जजिया था वो री इंट्रोड्यूस कर दिया इसने, जजिया को दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया था, यानी कि जजिया कर जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था उसको इंट्रोड्यूस किया था। और फाइनली 1707 में जो औरंगजेब था उसकी डेथ होगी और उसको लास्ट में दौलताबाद में बरीड कर दिया गया, दौलताबाद में। ठीक है, ये था औरंगजेब का टाइम पीरियड। उसके बाद औरंगजेब के बाद क्या आते हैं, ये एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, मुगल एम्पायर। औरंगजेब ही इस एम्पायर का लास्ट सक्सेसफुल रूलर रहा। उसके बाद धीरे धीरे एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। उस डिक्लाइन के कुछ कॉजेज थे, तो हम वो कॉजेज देख लेते हैं कि डिक्लाइन के क्या क्या कॉजेज थे, क्यों ये एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक तो जो औरंगजेब था उसकी जो पॉलिसीज थी टुवर्ड रिलीजन, जिनकी सेकुलर पॉलिसीज नहीं थी, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बना। जो औरंगजेब की जो डेक्कन रिलीजियस पॉलिसीज थी, वो भी इस एम्पायर के डिक्लाइन होने का मेन रीज़न बना। और जो कुछ वीक सक्सेसर्स भी इसका रीज़न बना। जो औरंगजेब के बाद जो सक्सेसर आए वो औरंगजेब की तरह स्ट्रांग नहीं थे, वो बहुत वीक थे, और वो आपस में ही जो उनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन भी चलता रहता था
ये भी एक रीज़न था कि इनकी पावर वीक होगी और दिल्ली से और जो ये मुग़ल एम्पायर था वो वीक होता चला गया। और रीजनल जो कुछ रीजनल पावर थे लाइक मराठा, ये ग्रो होना स्टार्ट हो गए। इनकी ग्रो होने की वजह से भी ये एम्पायर को डिक्लाइन होने में काफ़ी कारण बना। और जो रीजनल्स रिवॉल्ट्स थे, जो रिवॉल्ट्स हुए थे हमने देखे साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के, वो रिवॉल्ट्स भी मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने का कारण बने। और कुछ इन्वेडर्स जो फॉरेन इन्वेजन्स थे, लाइक फॉरेन इन्वेडर था नादिर शाह। नादिर शाह ने इन्वेड किया था 1739 में, और उसके बाद उसका सक्सेसर अहमद शाह अब्दाली, इन्होंने मुग़ल एम्पायर को बहुत ही बुरी तरह से प्लंडर किया। इसकी वजह से भी इनका डिक्लाइन हुआ। और फाइनली जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। इसके बाद ब्रिटिश का राज होने की वजह से ये एम्पायर बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया। ठीक है, बट साथ साथ जो सक्सेसफुल रूलर्स के बारे में हमने पढ़ा, बट इसके बाद कुछ लेटर मुगल्स थे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कुछ लेटर मुगल्स थे लेटर मुगल्स। जो लेटर मुगल में सबसे फर्स्ट आए, जो औरंगजेब की डेथ के बाद हुए, बहादुर शाह। बहादुर शाह ये अपने नाम की तरह बहादुर नहीं थे, इस वजह से ये एम्पायर में ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाए। 1707 से 12 तक ही इनका टाइम पीरियड रहा। इनके बाद दिल्ली का राज संभाला जहांगीर शाह ने, जो थे 1713 तक, ओनली 1 ईयर। फिर एम्परर बने फारूक शियार। जो फारूक शियार थे उनका टाइम पीरियड है 39 से 19 तक। बट फारूक शियार के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखना, इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक जारी किए थे। दस्तक क्या होता था? एक टाइप का पास होता था जो फ्रीली ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया, यहाँ पे फ्री ट्रेड ईस्ट इंडिया की स्टार्ट हो गई थी फारूक शियार के दस्तक जारी करने से। फिर उसके बाद जो फोर्थ लेटर मुगल रहे वो रहे मोहम्मद शाह। जो मोहम्मद शाह थे उनका जो टाइम पीरियड रहा 1390 से 48 तक, इन्होंने काफ़ी टाइम राज किया। और जो इसमें नादिर शाह का आक्रमण हुआ था वो भी इनके टाइम पीरियड पे ही हुआ था, जो 1739 में हुआ था। और जो बैटल ऑफ करनाल हुई थी 1739 में, वो भी बैटल आप याद रख सकते हो। और जो नादिर शाह था, जो इंडिया की दो इम्पोर्टेंट मेन चीज़ें थी उस टाइम पे, एक तो पीकॉक थ्रोन, जो पीकॉक थ्रोन पे ये मोहम्मद शाह बैठा करते थे वो, और हमारा इम्पोर्टेंट कोहिनूर, जो कोहिनूर हमारा हीरा है उसको नादिर शाह ले गया था इंडिया से। उसके बाद कुछ वीक रूलर आए लाइक अहमद शाह। अहमद शाह के टाइम पे क्या हुआ था? अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ था और उसने दिल्ली को प्लंडर किया। उसके बाद आलमगीर, जो आलमगीर थे उनका टाइम पीरियड है 1754 से 59 तक, ठीक है। और जो लास्ट लेटर मुगल थे वो थे बहादुर शाह। जो बहादुर शाह 2, बहादुर शाह हमारा एक फर्स्ट टाइम पे पढ़ा, बहादुर शाह 2, जो इनका टाइम पीरियड था वो था 1837 से 1857 तक। 1857 में क्या हुआ था? जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उसमें बहादुर शाह ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया, बट फाइनली ये ब्रिटिश ने इन पे कॉन्क्वर कर लिया
और इनको रंगून भेज दिया। यहाँ पे 1858 में रंगून में इनकी डेथ होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने जो मुगल एम्पायर था, हमने मुगल एम्पायर ख़त्म कर दिया। बट जो कुछ रिवॉल्ट्स थे इनके, लाइक मराठास के साथ रिवॉल्ट हुए थे, इसमें इनके मराठाओं के साथ स्ट्रगल हुई। मराठा टाइम पीरियड के बारे में हमारा इस मेडिवल का पार्ट बचा है, तो हम वो 5th लेक्चर में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है और कुछ भी आपको सुजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसका सुजेशन दे सकते हो। और जो हमारा मोटो है कि एजुकेशन को हमने इन नीडी और पुअर वन के साथ, जो इनको जो लाइक इंस्टीट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके ऊपर पहुंचाना है। तो इसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो एजुकेशन को स्प्रेड करने में, खुद भी पढ़ा सकते हो। और अगर खुद के पास आपके पास इतना टाइम नहीं है तो इस चैनल को प्रमोट करके आप उनके एजुकेशन में अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एजुकेशन क्योंकि बेसिक पिलर माना जाता है अपने डेवलपमेंट का। जैसे अब हेल्थ का ध्यान आप खुद रख सकते हो, एजुकेशन का हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, आप इसके थ्रू एजुकेशन का रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर हमारा 5th होगा मेडिवल इंडिया का, और ये 4th लेक्चर आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।